हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक नया टॉपिक यूपीएससीएस और यूपीएससीएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है और फॉर्म भी भरने वाला है जल्दी। और यूपी की जे की भी नोटिफिकेशन का आगाह हो रहा है, जल्दी ही आ जाएगा। उसके मद्देनजर रखते हुए आपको यूपी के जो लोकल एक्ट हैं उसको भी शुरू करने जा रही हूँ। तो मैं आपको इसी क्रम में सबसे पहले उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए और बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 बताने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972। ये एक्ट नंबर 13 है, अधिनियम संख्यांक 13 1972 का है। एक्ट नंबर भी कभी कभी पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक्ट नंबर क्या है। तो 13 है, अधिनियम संख्यांक 13 है 1972 का। और यह अधिनियम कब लागू किया गया था, कब बनाया गया था? तो 1972 में बनाया गया था। ठीक है। इसमें क्या है कि इस अधिनियम को 8 मार्च 1972 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी। इस अधिनियम को 8 मार्च 1972 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी और उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में 13 मार्च 1972 को प्रकाशित हुआ था। क्या कह रहा? उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में 13 मार्च 1972 को प्रकाशित हुआ था, किंतु यह प्रभावी हुआ था 15 जुलाई 1972 से। प्रभावी क्या हुआ था? प्रवर्तन में कब आया था? तो 15 जुलाई 1972 की। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 15 जुलाई 1972, क्योंकि यह पूछता है कि जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 है, यह कब लागू हुआ था? तो 15 जुलाई 1972 को लागू हुआ था। और राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो बताया कि 8 मार्च 1972 को मिली थी। और इसे असाधारण गजट में कब प्रकाशित किया गया था? तो 13 मार्च 1972 को प्रकाशित किया गया था। आइए देखिए, थोड़ा सा इसके देखने के पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं। ठीक है। इसमें 7 अध्याय और 44 धाराएं हैं। क्या है? कह रहा है इसमें जो है 7 अध्याय और 44 धाराएं हैं और साथ ही साथ एक अनुसूची भी दी गई है। तो क्या है कि 7 अध्याय हैं, 44 धाराएं हैं और साथ ही साथ एक अनुसूची भी है। अब आइए देखिए, अध्याय भी देख लेते हैं। तो पहला अध्याय है प्रारंभिक, प्रीलिम्स के बारे में पहला अध्याय बोलता है प्रारंभिक। कहाँ तक है? तो सेक्शन 1 से लेके 3 तक है। 1 से लेके 3 तक क्या है? प्रारंभिक है अध्याय 1 में। फिर दूसरा अध्याय है किराए का विनियमन। दूसरे अध्याय का क्या नाम है? किराए का विनियमन, जो कि 4 से लेके 10 तक है। धारा 4 से लेके 10 तक है। पहला अध्याय प्रारंभिक धारा 1 से लेके 3 तक है। दूसरा अध्याय किराए का विनियमन, जो कि धारा 4 से लेके धारा 10 तक है। तीसरा अध्याय है किराए पर देने का विनियमन। अब देखिए, अध्याय 2 में था किराए का विनियमन और अध्याय 3 में है कि किराए पर देने का विनियमन। यहाँ पर देने का थोड़ा सा 3 में जुड़ गया है, जबकि 2 में क्या है? किराए का विनियमन है। 3 में है कि किराए पर देने का विनियमन है, जो कि धारा 11 से लेके 19 तक है। और अध्याय 4 है बेदखली का विनियमन। ये जो है धारा 20 से लेके 24 तक है। बेदखली का विनियमन, अब जो किराए का विनियमन 2 में था, तो बेदखली का विनियमन 4 में है। क्या कह रहा है कि 20 से लेके धारा 20 से 24 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया। किसकी? तो बेदखली का विनियमन है। ठीक है। और एक अध्याय है 4A, इसे जोड़ा गया है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्यांक, जो एक्ट नंबर 28 है 1976 के द्वारा अंतस्थापित किया गया है। क्या कह रहा है? अध्याय 4A, जो कि धारा 24A से लेके धारा 24C तक है, इसे जोड़ा गया है उत्तर प्रदेश के अधिनियम संख्यांक 28, एक्ट नंबर 28 1976 द्वारा अंतस्थापित किया गया है, जिसे कि लागू किया गया है 5 जुलाई 1976 से। यह प्रभावी है। 5 जुलाई 1976 से यह प्रभावी है। इसका नाम क्या है अध्याय का? तो कह रहा है कुछ आवेदन पत्रों का संक्षिप्त
विचारण। कुछ आवेदन पत्र हैं, कुछ विशेष कंडीशन वाले आवेदन पत्र हैं, उसका संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल के बारे में बताया गया है। किसमें? 24A से लेके 24C तक। अब अध्याय 5 देखिए। अध्याय 5 है कि मकानदार और किराएदार के अन्य अधिकारों तथा आभारों का विनिमय। मकानदार और किराएदार के अन्य अधिकारों या आभारों का विनिमय, जो कि 24 से लेके 30 तक है। क्या कह रहा है? अध्याय 5 है मकानदारों और किराएदारों के अन्य अधिकारों या आभारों का विनिमय, जो कि 25 से लेके 30 तक है। धारा 25 से 30 तक। फिर अध्याय 6 है। अध्याय 6 शास्ति और प्रक्रिया के बारे में है। अध्याय 6 में क्या है? शास्ति, पनिशमेंट और प्रक्रिया और प्रोसीजर के बारे में है। यह धारा 31 से लेके धारा 35 तक है। धारा 31 से 35 तक क्या है? शास्ति, पनिशमेंट और प्रक्रिया, प्रोसीजर के बारे में बताता है। और अध्याय 7 है, जिसमें विविध और संक्रमणकारी उपबंध दिए गए हैं, जो 36 से लेके धारा 36 से लेके 44 तक है। विविध तथा संक्रमणकारी उपबंध है 36 से लेके 44 तक। एक बार और जल्दी से देख लीजिए कि ताकि आपको याद हो जाए। तो बताया कि इसमें 7 अध्याय हैं, 44 धाराएं, क्योंकि प्री में ऐसे ही पूछता है कि कौन सा अध्याय किस धारा से किस धारा तक है, नाम पूछ लेता है और पूछ लेता है कितने अध्याय है, कितनी धारा है, कौन सी अनुसूची है। तो इसलिए मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि अध्याय 7 हैं, धाराएं 44 हैं, अनुसूची 1 है। फिर अध्याय 1 प्रारंभिक है 1 से लेके 3 तक, धारा 1 से लेके धारा 3 तक प्रारंभिक अध्याय 1। फिर अध्याय 2 है किराए का विनिमय। किराए का विनिमय में है कि अध्याय अध्याय 2 में है, जो कि सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 10 तक है, धारा 4 से 10 तक। फिर अध्याय 3 है, जिसमें कि किराए पर देने का विनिमय है, जो कि धारा 11 से लेके धारा 19 तक है। फिर अध्याय 4 है बेदखली का विनिमय, जो कि धारा 20 से लेके धारा 24 तक है। फिर अध्याय 4A है कुछ आवेदन पत्रों का संक्षिप्त विचारण। कुछ आवेदन पत्रों का संक्षिप्त विचारण, जो कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्यांक 28 1976 के द्वारा अंतः स्थापित किए गए है। एक्ट नंबर 28 1976 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है, जो 5 जुलाई 1976 से प्रभावी है। क्या कहता है? कुछ आवेदन पत्र का संक्षिप्त विचारण। कुछ आवेदन पत्र का संक्षिप्त विचारण, जो कि धारा 24A से लेके धारा 24C तक है। कब लागू हुई थी? 5 जुलाई 1976 के किस अधिनियम द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के एक्ट नंबर 28 1976 द्वारा। अब अध्याय 5। अध्याय 5 में है कि मकानदार और किराएदारों के अन्य अधिकार या आभारों का विनिमय। यह धारा 25 से लेके धारा 30 तक है। धारा 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शास्ति और प्रक्रिया के बारे में है, पनिशमेंट और प्रोसीजर के बारे में है, जो कि धारा 31 से लेके धारा 35 तक है। फिर अध्याय 7 है, जो विविध और संक्रमणकारी उपबंध, धारा 36 से लेके धारा 44 तक है। अब आइए देखिए प्रारंभिक क्या कहता है। प्रारंभिक अध्याय 1 से लेके 3 में प्रारंभिक के बारे में बताया गया है। प्रारंभिक में धारा 1 देख लेते हैं, फिर धारा 2 से मेंस के क्वेश्चन है जो कि कल करेंगे। तो धारा 1 देख लेते हैं। धारा 1 में क्या कहता है? धारा 1 की उपधारा 1 कहता है, यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराया और बेदखली का विनिमय अधिनियम 1972 कहलाएगा। इसका नाम बताता है, अधिनियम का नाम क्या होगा। इसमें जो अध्याय धारा 1 है, इसमें प्रारंभिक के संबंध में 1 से लेकर 3 तक बताया था। जो धारा 1 है, इसमें क्या कहता है? संक्षिप्त नाम होगा, विस्तार और लागू करने और प्रारंभ करने की तिथि बताई गई है। तो पहले जो 1 में क्या बताया गया है? इस अधिनियम का नाम बताया गया। नाम क्या है? उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराया और बेदखली का विनिमय अधिनियम 1972 कहलाएगा।
अब क्या कह रहा है, विस्तार कहाँ है, तो धारा 1 की उपधारा 2 में कहता है, सब सेक्शन 2 में कहता है, सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 कहता है कि इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम का विस्तार होगा। कौन सा अधिनियम, तो शहरी भवन किराए पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 का विस्तार क्या होगा, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। कौन सी धारा कहती है, तो धारा 1 की उपधारा 2 कहती है। अब धारा 1 की उपधारा 3 कहती है कि यह किस किस पे लागू होगा। तो कह रहा है यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959, क्या कह रहा, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्याक 2 1959 में यथा परिभाषित प्रत्येक नगर, क्या कह रहा, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 एक्ट नंबर क्या है 2 1959 में यथा परिभाषित जो प्रत्येक नगर है वहां पर लागू होगा। जो इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 जो कि एक्ट नंबर 2 1959 है, उसमें जो परिभाषित प्रत्येक नगर है वहां पर लागू होगा। फिर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश प्रोविंस म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 जो उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 1916 है में यथा परिभाषित प्रत्येक म्यूनिसिपैलिटी पर लागू होगा। क्या कह रहा, उत्तर प्रदेश प्रोविंस म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 जो कि एक्ट नंबर 2 1916 1916 है, उसमें जो परिभाषित प्रत्येक म्यूनिसिपैलिटी है उस पर लागू होगा। फिर कह रहा है यह अधिनियम तीसरा कहता है कि यूनाइटेड प्रोविंस म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 1916 के अधीन संगठित प्रत्येक नोटिफाइड एरिया, क्या कह रहा है कि जो यूनाइटेड प्रोविंस म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 है उसमें जो एक्ट नंबर 2 1916 के अधीन जो संगठित प्रत्येक नोटिफाइड एरिया है वहां पे भी लागू होगा। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश प्रोविंस टाउन एरिया एक्ट 1914 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 1916 के अधीन संगठित प्रत्येक टाउन एरिया पर लागू होगा। क्या कह रहा है, किस किस पर लागू होगा, तो देखिए इन सारे चारों एक्ट का एक्ट नंबर 2 ही है, सबका सन तो अलग अलग है लेकिन वो जो एक्ट नंबर है सबका 2 है। लेकिन अभी देख लीजिए कौन कौन है, तो कह रहा है कि जो प्रत्येक नगर पर लागू होगा। नगर कैसे, जो कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के तहत परिभाषित है। फिर कह रहा है प्रत्येक म्यूनिसिपैलिटी पे लागू होगा। म्यूनिसिपैलिटी कैसी, जो उत्तर प्रदेश प्रोविंस म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 के तहत बताया गया है। फिर कह रहा है प्रत्येक नोटिफाइड एरिया पर लागू होगा। कौन, जो यूनाइटेड प्रोविंस म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 है उसके तहत बताया गया प्रत्येक नोटिफाइड एरिया। फिर कह रहा है प्रत्येक टाउन एरिया पर लागू होगा। टाउन एरिया कौन, जो यूनाइटेड प्रोविंस टाउन एरिया एक्ट 1914 में संगठित प्रत्येक टाउन एरिया है बताया गया है, टाउन एरिया उस पे भी लागू होगा। अब प्रतिबंध बताता है, प्रतिबंध यह है कि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सामान्य जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक और इष्टकर है, तो वह गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकता है कि यह अधिनियम या उसका कोई भाग ऐसे क्षेत्र पर लागू होगा और तदनुसार यह अधिनियम या उसका भाग ऐसे क्षेत्र पर लागू हो जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर क्या है कि राज्य सरकार को समाधान हो जाता है कि किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले जो सामान्य जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक और इष्टकर है, तो वह क्या करेगा, गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर देगा कि ऐसे यह अधिनियम या उसका कोई भाग ऐसे क्षेत्र पर लागू होगा और तदनुसार यह अधिनियम या उसका भाग ऐसे क्षेत्र पर लागू हो जाएगा। अगर और प्रतिबंध क्या है, तो कहता है यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सामान्य जनता के हित में आवश्यक और इष्टकर है, तो वह गजट में अधिसूचना द्वारा क्या करेगा, अगर उसे लगता है कि सामान्य जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो गजट में अधिसूचना द्वारा पूर्ववर्ती प्रतिबंधात्मक
के अधीन जारी किए गए अधिसूचना को निरस्त या संशोधित कर देगा। क्या कह रहा है कि पहला जो प्रतिबंध है कहता है कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि किसी भाग की जो जनता है उसके लिए आवश्यक और इष्टकर है तो इस पूरे अधिनियम को या इसके किसी भाग को वहां पे लागू कर सकता है। और दूसरा प्रतिबंध करता है कि जब उसे लगता है कि जनता के सामान्य हित के लिए आवश्यक और इष्टकर है कि वह उस प्रतिबंध को हटा ली, इस अधिनियम के किसी भाग या खंड को जो कि लागू किया गया हटा लिया जाए या संशोधित कर दिया जाए या निरस्त कर दिया जाए, तो वह ऐसा कर देगा, हटा देगा, निरस्त कर देगा या संशोधित कर देगा। फिर दूसरा कहता है घोषणा कर सकता है कि यथा स्थिति इस अधिनियम या उसके धारा का किसी नगर, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड टाउन एरिया या किसी अन्य नगरीय क्षेत्र जो कि निर्दिष्ट किया जाए लागू होना समाप्त हो जाएगा और तदनुसार यह अधिनियम या उसका भाग या उस नगर, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड टाउन एरिया या अन्य क्षेत्रों पर लागू होना समाप्त हो जाएगा और इसी प्रकार की घोषणा द्वारा निरस्त या संशोधित कर सकता है। क्या कह रहा है कि राज्य सरकार क्या करेगी, घोषणा कर सकेगी, जो सरकारी गजट है उसमें अधिसूचना या घोषणा कर सकेगी कि कोई नगर, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड या टाउन एरिया या कोई अन्य एरिया है जिसपे यह अधिनियम या उसका भाग लागू है, वहां से उसको समाप्त कर दिया जाए या निरस्त या संशोधित कर दिया जाए, तो वह ऐसे करने की घोषणा कर सकेगी और वहां से वह भाग या अधिनियम निरस्त या संशोधित कर दिया जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो किसी स्थान पे जो कि ऐसे एरियाओं में नहीं है तो वहां पे लागू कर सकती है। अगर उसे लगता है कि जनता के सामान्य हित के लिए इष्टकर या आवश्यक है तो लागू कर सकती है। लेकिन अगर उसे लगता है कि यह अधिनियम सामान्य जनता के हित के लिए आवश्यक और इष्टकर नहीं है तो उसे समाप्त या निश्चित कर सकती है या घोषणा कर सकती है कि जहां पे भी यह अधिनियम कोई नगर है या कोई नोटिफाइड एरिया, म्यूनिसिपैलिटी है या कोई टाउन एरिया है या कोई अन्य क्षेत्र है जहां पे भी अधिनियम लागू है, उस स्थान पर इसे लागू नहीं किया जाना है तो समाप्त करने की घोषणा कर सकती है या उसे निरस्त या फिर उसे संशोधित कर सकती है। ठीक है, फिर जो है ये हो गया धारा 1 की उपधारा 3 में क्या कहता है कि किन किन क्षेत्रों पर लागू होगा। तो कहता है कि प्रत्येक नगर पे, प्रत्येक म्यूनिसिपैलिटी पे, प्रत्येक नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया जो कि उस कुछ अधिनियम में बताए गए हैं उस पर लागू होगा। लेकिन कह रहा है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो किसी अन्य क्षेत्र पर भी आवश्यक और इष्टकर समझती है तो लागू कर सकती है। लेकिन अगर राज्य सरकार समझती है कि सामान्य जनता के हित में ऐसा नहीं है तो वह उसे वापस ले सकती है, संशोधित कर सकती है, निश्चित कर सकती है, चाहे वह किसी भी नगर में, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया या किसी अन्य नगर में लागू है तो उसके घोषणा करके उसे समाप्त कर सकती है, उसे निश्चित कर सकती है, संशोधित कर सकती है। अब आइए देखिए धारा 1 की उपधारा 4 क्या कहती है। 4 कहती है यह अधिनियम ऐसे दिन को प्रभावित होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। क्या कह रहा है कि यह अधिनियम कब लागू होगा, तो कह रहा है कि उस दिन से प्रभावित होगा जब राज्य सरकार क्या करेगी, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो राज्य सरकार ने क्या किया, तो बताया कि राज्य सरकार ने जो है 8 मार्च 1972 को राष्ट्रपति द्वारा उसे स्वीकृति मिली इस अधिनियम को। कौन सा अधिनियम, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराया और बेदखली विनियमन अधिनियम 1972 को 8 मार्च 1972 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली और यह उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में 13 मार्च 1972 को प्रकाशित हुआ, किंतु प्रभावी हुआ यह अधिनियम 15 जुलाई 1972 को। क्या है कि प्रवर्तन तिथि क्या है, 15 जुलाई 1972। ठीक है, यह तिथि पूछता है। और एक बात और पूछता है, क्या पूछता है कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम के उद्देश्य, ये क्वेश्चन रह गया था कि अधिनियम का उद्देश्य जाना। क्या कह रहा है कि अधिनियम जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराया और विनिमय का जो बेदखली का विनिमय अधिनियम 1872 है, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यह है कि शहरी भवन में स्थित कतिपय वर्ग के भवनों को किराए पर देने,
क्या कह रहा है, शहरी भवन में स्थित कतिपय वर्ग के भवनों को किराए पर देने, उनके किराए और किराएदारों की बेदखली को सामान्य जनता के हित में विनियमित करने और उससे संबद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम। उद्देश्य क्या है, तो कह रहा है यह अधिनियम शहरी भवन में जो कतिपय वर्ग के भवन हैं उनके किराए पर देने, क्या कह रहा है, शहरी क्षेत्र में स्थित कतिपय वर्ग के भवनों को किराए पर देने, उनके किराए या उनके किराएदारों की बेदखली को सामान्य जनता के हित में विनियमित करने, संबद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए पारित किया गया। क्या कह रहा है कि जो ये जो अधिनियम है यह शहरी भवन में स्थित कतिपय वर्ग के भवनों को किराए पर देने, उनके किराए और उनके किराएदारों की बेदखली को सामान्य जनता के हित में क्या करता है, विनियमित करता है, उससे संबद्ध जो विषय है उनकी व्यवस्था करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। यही इसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, तो कह रहा है कि जो शहर में स्थित कतिपय वर्ग के भवन हैं उनको किराए पे देना, उनका किराया निर्धारण करना और साथ ही साथ उनके किराएदारों की बेदखली को सामान्य जनता के हित में क्या करता है, विनियमित करता है, निर्मित करता है और साथ ही उससे संबद्ध जो विषय हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। इस तरह मैंने आपको धारा 1 बता दी है। धारा 2 जो कि मेंस के क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और भी आता है कि अधिनियम के मुख्य उद्देश्य, तो इसको भी जो है आपको डिटेल में बताएंगे। अभी तो मैंने शार्ट में बता दिया इसका उद्देश्य, क्योंकि ये भी मेंस में क्वेश्चन आता है कि अधिनियम का उद्देश्य बताइए। साथ ही साथ है कि कुछ भवनों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता, जो कि धारा 2 में बताया गया है। यह सब बहुत डिटेल में बताऊंगी और आपको एक ही आप मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा, जो कि लोगों को अमूमन होता है कि माइनर क्या है, उत्तर प्रदेश का बहुत घबराते रहते हैं। तो मैं जो है इतना क्लियर आपको बता दूंगी और एक एक खंड बहुत अच्छे से बता दूंगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आगामी परीक्षाओं में, आप आराम से लिख दें। क्योंकि जो माइनर में होता है कि नंबर अच्छे मिलते हैं, जो थर्ड पेपर होता है चाहे वह एसजीएस का हो या फिर जो यूपीजे का हो, नंबर अच्छे मिलते हैं अगर आप मेरे बताए अनुसार पढ़ेंगे और उसे तैयार करेंगे और एग्जाम में ऐसे ही लिख देंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलते हैं। जैसे कि हम लोगों को हमेशा ही 140-45 तक नंबर मिले हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मेरी वीडियो एकदम आराम से सुन लीजिए, एक बार 2 बार आपको पूरी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आता तो। ठीक है, इस तरह मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों इस तैयारियों में शेयर भी कर दीजिए। और कोई भी जो है वीडियो अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।